जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्याओं को। तो इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, इसके बाद हम इस चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहले है कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि को प्रस्तुत करने वाला मान होता है। ये वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय और परिमेय दोनों इन्हीं में आते हैं। वास्तविक संख्या जो है इनमें प्रत्येक परिमेय एवं अपरिमेय संख्या शामिल होते हैं, यानी प्रत्येक परिमेय और प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत ही प्राकृत संख्या आते हैं, पूर्ण संख्या आते हैं, अभाज्य संख्या आते हैं, भाज्य संख्या आते हैं, पूर्णांक आते हैं। ये सारे के सारे वास्तविक संख्या है। तो आइए इनको हम समझते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होते हैं। तो प्राकृत संख्या वैसा संख्या जो कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, वैसी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 डैश डैश करके अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है कि पूर्ण संख्याएं क्या होता है। तो पूर्ण संख्या वैसा संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, वैसे संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 से शुरू होके अनंत तक जाता है, वैसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो 1 से विभाजित होता है तथा खुद से विभाजित होता है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, वैसे संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी लिख सकते हैं 2, ये खुद से विभाजित होगा, नहीं तो 1 से विभाजित होगा, अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं है। इसके बाद लिख सकते हैं 3 भी ऐसा ही है, या तो 1 से विभाजित होगा, नहीं तो 3 से विभाजित होगा, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं 5 का भी वही सिस्टम है, या तो 1 से विभाज्य होगा, नहीं तो 5 से विभाज्य होगा। यानी खुद से या 1 से विभाज्य हो, वैसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या खुद और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं 7 11, इसके बाद 13 इत्यादि। ये सारी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या है। अब आगे जो है हमारा वो है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 1 से विभाज्य हो, खुद से विभाज्य हो और अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो, वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ये 4 जो है किससे विभाज्य होगा। तो ये 4 से विभाज्य होगा, खुद से भी ये 4 जो है 1 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा, या खुद से विभाज्य तो है ही, ये 2 से भी विभाज्य होगा। तो यहाँ पर 1 से, खुद से और 2 से भी विभाज्य है, तो ये है भाज्य संख्या। 6 है, 6 1 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। यानी वैसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद है कि पूर्णांक संख्या क्या होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो 1 से लेके अनंत तक की संख्या जो है धनात्मक पूर्णांक है। यानी जो धन राशि है उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, यानी अनंत तक आप इसे ले जा सकते हैं। उसके बाद है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो 0 से नीचे की सारी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। जैसे -1 -2
-3, -4 इत्यादि, यानी ऐसे करके आप अनंत तक ले जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है शून्य पूर्णांक क्या है। तो 0 जो है एक शून्य पूर्णांक है, 0 जो है एक शून्य पूर्णांक है। देखिए आगे है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसे p बाई q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q एक पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसे p बाई q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q एक पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद बात आती है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें यूक्लिड विभाजन जो थ्योरम है उसके बेसिस पर हमें प्रश्नों को हल करने हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या थ्योरम क्या है। दिए गए दो धन पूर्णांक a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r होते हैं, अतः a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा r होगा और r से बड़ा b होगा। अब इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं? तो इसकी सहायता से हम HCF ज्ञात करते हैं। इसी थ्योरम की सहायता से आपको इस चैप्टर में HCF ज्ञात करना है। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए वीडियो के साथ बने रहें, हम कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याएं दी गई है 867 और 255, जिसका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा HCF ज्ञात करना है। तो देखिए हम साधारण भाग विधि द्वारा पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 255 और ज्ञात करना 867 का, इसमें लगाएंगे 3 बार में। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। अब इसे घटाते हैं तो 2 0 1 102 आएगा। फिर इसे यहाँ रखेंगे 255 को, फिर इसमें लगाएंगे 2 बार। तो 2 दूनी 4, 0 और 2 का 2, यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 1 5। फिर इसमें लगाएंगे 102, यहाँ डालेंगे तो 2 बार में 51 दूना 102, यहाँ पर कट जाते हैं, यानी HCF जो है 51 प्राप्त होगा। हमने इसे भाग विधि द्वारा सॉल्व कर लिया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर इसे फिट बैठाते हैं। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे a बराबर 867 और b बराबर 255, क्योंकि a हमेशा बड़ा होता है b से, इसलिए a बराबर 867 और b बराबर 255 होगा। अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो a इक्वल टू होता है bq प्लस r। अब यहाँ पर a इक्वल टू bq प्लस r होता है, तो इस फॉर्मेट पर हम जब बैठाएंगे तो 867 इक्वल टू 255 कितने बार में लगा है? तो यहाँ 3 बार में लगा है, तो गुणे 3 और प्लस शेष कितना बचा है? तो 102 बचा है, तो 102 लिखेंगे। यानी यहाँ पर देखिए r 0 नहीं आया तो लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, फिर हमारे लिए a 255 और b 102 हो जाएगा। तो a बराबर 255 और b बराबर 102 होगा। फिर लिखेंगे 255 बराबर लिखेंगे 102 गुने कितने बार लगाएं? तो 2 बार। बचा कितना है? यानी 155
सॉरी 255 में 102 से 2 बार में लगा है और शेष बचा है 51 यानी 51 बचा है। यहाँ भी r का मान 0 नहीं आया, तो यहाँ भी आगे फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ये a हो जाएगा और ये वाला b होगा। फिर लिखेंगे a इक्वल टू 102 और b इक्वल टू 51। फिर आगे बढ़ाएंगे तो इसको 102 इक्वल टू, अब देखिए 102 तो यहाँ 51 है, तो 51 से लगाना है, कितने बार लगा है तो 2 बार में लगा है। शेष कितना बचा है तो 0 बचा है, शेष हमारा 0 बचा है। अब लिखेंगे r इक्वल टू 0। जब r का मान 0 आ जाएगा तो समझेंगे कि हमारा HCF जो है सॉल्व हो गया, यानी r बराबर 0, इसीलिए HCF बराबर 51 होगा। यानी जिस संख्या से पूरी अंत में लग जाती है वही संख्या हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। तो अब इस महत्तम समापवर्तक में एक और चीज होता है जो कि एक फार्मूला के तौर पर आप ले सकते हैं, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है। इसकी सहायता से आप अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर कि आपको कई बार दिया रहेगा, एक संख्या दिया रहेगा और पहली संख्या एक संख्या दिया रहेगा और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो LCM और HCF के गुणनफल में आप पहली संख्या या दूसरी संख्या से भाग देके पहली या दूसरी संख्या को आप निकाल सकते हैं। या कई बार पहली और दूसरी संख्या दिया रहेगा, HCF दिया रहेगा, तो आपको LCM ज्ञात करना है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और भागा HCF रखेंगे, यानी नीचे में जब HCF को रखेंगे तो LCM प्राप्त होगा, LCM को नीचे रखेंगे तो HCF प्राप्त होगा। तो इस तरह इस फार्मूला से आप अन्य प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे जो प्रश्न आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।